ये पूरा जितना लंबा सफर रहा है जी। इसको कैसे आपने मेंटेन किया उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं मेरा एक या दो अटेम्प्ट में हो जाएगा। मेंस में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें और कौन कौन सी गलतियों को ना करें। जैसे दो पॉइंट आते हैं। एक होता है कि हम किसी भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानता है। नेगेटिव वाला सोचेगा कि भगवान को मानता है फिर भी नौवे में हुआ, लेकिन पॉजिटिव वाला ये बोलेगा कि शायद मेरा नौवे में नहीं होता अगर भगवान को नहीं मानता होता तुम्हें। तो आपका इस चीज़ पर क्या स्टैंड है, मैं ये जानना चाहूँगा। अगर आपका इसमें भी बाई चांस नहीं होता तो प्लान भी क्या होता कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस तो यही चीज को मानता जस्टिफाई करिए, तो शादी क्यों नहीं हूँ। करिए। ईश्वर बचा लेना। तो सर फाइनली अगर इस चीज को समर्प करें, रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जैन विचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज का जो पॉडकास्ट है काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। जिनका पॉडकास्ट करने वाले हैं काफी खास शख्सियत है। तो सर का जो यूपीएससी क्रैक हुआ है 10 साल का पूरा समय लगा है। इन पूरे 9 अटेम्प्ट्स में किस तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया, अप एंड डाउन क्या रहे, पूरी स्टडी। ज्यादातर वो नहीं देखेंगे हम कि स्टडी मटेरियल या वो सारी स्टडी वगैरह, उससे रिलेटेड जो लाइफ होती है उस सारी चीज को हम पूरा इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। चाहे वो प्लान बी हो या मेंटल हेल्थ हो या स्पिरिचुअलिटी हो, जिसके बदौलत सर ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया। स्पिरिचुअलिटी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट को इस पूरे पॉडकास्ट में जो कनेक्ट करेंगे, जो आपको जनरली और सारे पॉडकास्ट में नहीं मिलता है। सर जो है स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो हर एक पॉइंट को हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। और सर की जो जर्नी रही है काफ़ी लंबी रही है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया एक एक करके देखेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। सर का नाम है वैभव विशाल सर। सर की रैंक आई है इस बार 819 रैंक, और सर ने 2 बार आपका बीपीएससी क्रैक किया है एंड 4 बार आपका मेंस लिखा है यूपीएससी में। इस बार सर का फर्स्ट इंटरव्यू था एंड सर नालंदा बिहार से हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका केजे मिशन में। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये पूरा जितना लंबा सफर रहा है जी। इसको कैसे आपने मेंटेन किया, कहाँ कहाँ पे अप एंड डाउन आए। आप पहले सबसे सारी चीज़ों को एक एक करके बताइए उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं मेरा एक या दो अटेम्प्ट में हो जाएगा। जी जी जी। तो सबसे पहले तो सर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करके। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट सेक्टर की 2 बड़ी प्रेस्टिजियस जॉब्स थी मेरे पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी मेरे पास। उन सब को मैंने छोड़ करके मैंने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। एंड 2016 में मैंने पहली बार सोचा कि मैं तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। 17 में पहला मैंने मेंस भी लिख दिया तो 740 नंबर के आसपास आ गए, बट वहाँ ही मतलब थोड़ा सा एक अड़चन आ गई कि वो क्रॉस नहीं हुआ, इंटरव्यू का कॉल कुछ नंबर से मिस कर गया, एंड उसके बाद से प्रोसेस में मैं फंस गया। तो उसके बाद प्रीलिम्स में कभी 0.33 नंबर से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए। प्री के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ लिया तो आप मेंस में फंस गए। फिर प्री नहीं हुआ, फिर कुछ आपके जब 2 लगातार मेरे लास्ट में जो है 2023 एंड 24 में मैंने मेंस लिखा, तो 23 में उतने नंबर नहीं आए, बट 24 में फाइनली इट वाज माय गोल्डन ईयर, जहाँ पे भगवान को लगा कि इसकी भी लाज बचा लो, एंड कृष्ण ने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो मैं यहाँ पहुँच गया। दूसरी चीज़, हमारी वेबसाइट है, अगर आप उसको विजिट करोगे तो जितना स्टडी मटेरियल है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ से केजीएम स्टडी नाम है उसका, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर जैसे आप हमारा ऑफ कैमरा जो डिस्कशन हो रहा था, जी पहला वाला आपका जो मतलब जब मेंस लिखा था, जी थोड़ा सा उसमें कुछ मिस्टेक्स रहे थे, वरना आपका वहीं पे हो जाता जी है। जी तो वो बिल्कुल। मिस्टेक्स क्या थे मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरी ऑप्शनल थी ज्योग्राफी, तो ऑप्शनल में मेरे जो पेपर 2 के मार्क्स थे वो थे 150, एंड पेपर 1 में आ गया मेरे को सिर्फ 97। अरे तो ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया इशू है। पूरा। हाँ जी, बहुत बड़ा। एंड एथिक्स को मैंने थोड़ा सा लाइटली लिया था उस समय के हिसाब से, तो आई थिंक 80 या 85 नंबर रहे थे। अगर ये 2 पेपर उसी समय संभल गए होते तो मैं वही रहता फर्स्ट अटेम्प्ट में, शायद क्लियर आपका करने भी वाला। सेम सीन रहा था, और धर्मेंद्र सर हैं जो हमसे काफी जुड़े हुए हैं, जी तो उनका भी सेम रहा था। 2016-17 के आसपास भी उनका रहा था। उनका जी। मेरे ख्याल से 20-21 मार्क्स से रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये जैसे कि जो बिगनर्स हैं उनको बता दें, 3 कोर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होता है, 2 ऑप्शनल के। एक आपका एसए, एक आपका एथिक्स। उन्हीं में से सर का एक रह गया है जीएस, जो आपका ऑप्शनल होता है उसका पेपर, उसमें से फर्स्ट पेपर में उसमें 97 मार्क्स के आसपास, जी वरना तभी हो जाता है। तो बिल्कुल। कुछ चीज़ें जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि अभी मेंस का फेज चल रहा है, जो ये इंटरव्यू जा रहा है मेंस के पूरे दौरान में जा रहा है, तो कुछ कुछ चीज़ों को स्टूडेंट ध्यान रखे। मेंस के पर्सपेक्टिव से वो क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सर मैं सबसे बड़ा फोकस हमें यहाँ पे देखना है कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है मेंस की, 5 दिन चलती है। आपको 2 दिन लगातार 6 घंटे लिखने हैं पेपर। तो ये आपकी थोड़ी सी मतलब शारीरिक क्षमता का भी एक परीक्षण हो जाता है वहाँ पे, एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि आप फिजिकली बहुत फिट हो उस समय, स्ट्रांग हो, कि आप 6 घंटे लगातार लिख सको। 3 घंटे एंड देन ब्रेक होने के बाद बहुत लोग टूट जाते हैं कि यार 3 घंटे लिखने के बाद हाथ में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, नींद आने लग जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मेंटल तो है ही एबिलिटी का टेस्ट, बट उसके साथ साथ फिजिकल एबिलिटी का भी टेस्ट है कि 6 घंटे आपको लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंस के लिए है वो है राइटिंग प्रैक्टिस।
एंड लोग उसी को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रीलिम्स के तुरंत बाद जो है लोग पहले तो 7-8 दिन 10 दिन जो है मार्क्स को इवैल्यूएट करने में कि होगा नहीं होगा इसमें निकाल देते हैं, बट वो आपकी गोल्डन पीरियड है जिसमें आपको ऑप्शनल एंड एसए और एथिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप वो कर लेते हैं एंड ये जो 80 82 या 85 दिन आपके मिलते हैं यूपीएससी के द्वारा कि आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप रहता है, अगर आप उसको अच्छे से यूज कर लेते हो एंड आंसर राइटिंग जो आपको 20 क्वेश्चन 3 घंटे में सुनने में ऐसा लगता है कि इजीली पॉसिबल है, बट आपसे वो होगा नहीं होगा जल्दी। नहीं। तो अगर ये 2 चीजें 3 चीजें कर लेते हो तो आपका 100% रैंक का शॉर्ट हो जाता है। और एक चीज़ भी इंक्लूड करना चाहेंगे, पीवाईक्यूज को मेन कोर अपना फोकस में लेके आना, उसी से आपका पूरा थीम समझ में आती है, क्योंकि 80% क्वेश्चन वहीं से आपके अलाइन होके आते हैं। स्टार्टिंग में हम यही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बार तो आपके 75 दिन रह जाएंगे मुश्किल से, 75 दिन के आसपास हैं जी एग्जाम के बाद में। 7 8 तारीख को आपका एग्जाम आ ही रहा है। तो ये तो कुछ मेंस को लेकर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो पूरी प्रिपरेशन रही है शुरू से लेकर एंड तक, मिस्टेक्स कौन कौन सी रही थी, एक एक करके हम जानेंगे। प्रीलिम्स में क्या मिस्टेक रही, मेंस में क्या मिस्टेक रही, एंड आपका इंटरव्यू में क्या मिस्टेक रही। जी तो पहले हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स में किस स्टूडेंट को कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, और हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे आपसे पूछना चाहेंगे जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था 2016 जी और जब आपका फाइनल अटेम्प्ट था 2025, दोनों को आप एवेल्यूएट करके बताना पहला और 9th में क्या डिफरेंसेस रहे। जी जी जी। तो मैं ये कहूंगा कि प्रीलिम्स मोस्टली इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, क्योंकि कंटेंट सब लोग वही पढ़ के जाते हैं। बट क्या होता है ना कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में 150-200 बच्चे 40-50 बच्चों के साथ जब बैठते हो एंड एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, एंड जब आप वो पेपर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार शायद ये नहीं, शायद वो, शायद बहुत टफ आ गया, शायद इजी आ गया, बहुत तरह की चीजें आपके दिमाग में चलते रहती है। एंड ये प्रेशर टेस्ट होता है बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि जरूरत से ज्यादा समय मैंने भी दिया है कभी कभी प्रीलिम्स के लिए, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा एंड फाइनली मेरा 9th अटेम्प्ट में हुआ। तो लोगों को चाहिए कि भाई 30 से 40 मैक्सिमम 45 दिन के आसपास जो है प्रीलिम्स को डेडिकेटेड होने चाहिए। बट लोग क्या करते हैं 4-4 5-5 महीने प्री को डेडिकेट करके पढ़ते रहते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा कि जो आपके पीवाईक्यूज है जैसा आपने मेंशन किया, ये तो भाई आप पीवाईक्यूज मेंस हो या प्रीलिम्स हो, आपको किसी के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो सबसे पहले जी बिल्कुल वो करना ही है। एंड मैं तो ये कहूंगा कि जब आप प्री के लिए जा रहे हो तो पीवाईक्यूज आपको बाय हार्ट होने चाहिए कुछ Yeah. सालों के, 7 8 10 साल आराम से आपको बाय हार्ट होने चाहिए। पहले ऑप्शन किसी अलग तरीके के आते थे, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती थी। अब हम लोग देख रहे हैं कि या तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी आपका क्लियर होगा, वरना नहीं क्लियर होगा। तो एनसीईआरटीज प्योर गोल्ड है, उनको तो मैं भगवत गीता मानता हूं। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। आप एक बार पढ़ के ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ मैंने सब कुछ समझ लिया। इसीलिए द नंबर ऑफ टाइम्स द आइटरेशंस दैट यू आर गोइंग टू हैव विद द एनसीईआरटीज, द बेटर योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स। तो दो ही चीज़ें हैं, सर ने बता दिया, दोनों आपके पास रामबाण के तौर पर रहेंगे, एक एनसीईआरटीज जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, दूसरा आपके प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज। जी और पीवाईक्यूज में अब आप जो ऑप्शंस होते हैं ना वो थोड़े ट्रिकी बना रहे हैं इस बार के बिल्कुल पेपर में, बिल्कुल। क्वेश्चन ट्रिकी बनाए हैं। एलिमिनेशन टेक्निक्स भी थोड़ा थोड़ा फेल हो जाते हैं बीच में, हालांकि वहीं से होता है। आगे मेंस में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें और कौन कौन सी गलतियों को ना करें, पहले अटेम्प्ट और 9th अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए। सर सबसे पहले तो ये याद रखें कि ऑप्शनल जो है वो रैंक डिसाइडिंग होता है। कोशिश करें कि आप 280 प्लस स्कोर करें ऑप्शनल में। ऑप्शनल आपका बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए जब आप मेंस के लिए जा रहे हो, मतलब मेंस के लिए जीएस वगैरह तो आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए, बट ऑप्शनल बिल्कुल। जैसे मेरी केस में क्या है कि ज्योग्राफी में एक सेक्शन आता है जियोमॉर्फोलॉजी, वो काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो वो खत्म करना ही बहुत अपने आप में एक डिफिकल्टी होती है, एंड लास्ट में उसको रिवाइज करना भी प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश ये करो कि जब तक आप मेंस के लिए जा रहे हो तो आपका पूरा ऑप्शनल का सिलेबस कवर्ड हो। ऑप्शनल में पीवाईक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि बहुत उसमें रिपीटेड होता है, एंड जीएस में शायद चेंज भी कर जाए, कुछ नया मार्केट में कोई नई करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। बट ऑप्शनल में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू से आपके 60% 50% लड़ेंगे ही। तो उसके लिए भी आप ऑप्शनल का सहारा लो, आंसर्स लिखो, एंड किसी भी ऑप्शनल का जो आंसर है वो थोड़ा सा इन डेप्थ आपको जाना पड़ता है। थिंकर्स है, जो उसके स्पीकर्स है जिन्होंने कोई कोट्स दिए हैं, कुछ अलग लॉजिक बताई है, या फिर कोई आपका क्या उसको बोलते हैं थियोरी है, इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। डायग्राम्स जितने ज्यादा हो सके वो डालना है। ये तो जीएस के लिए भी मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी इस बार की जो स्ट्रैटेजी थी, माइक्रो डायग्राम्स मैंने भर भर के डाले थे, जहां हो सका था मैंने डाले थे, जहां नहीं भी जरूरत थी वहां भी मैंने डाल दिए थे, कि मुझे लगा कि यार मेरे पास ये लास्ट चांस है तो मैं इसका भरपूर यूटिलाइजेशन करूं। एंड सेकेंडली पेपर कंप्लीशन अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। जरूर इससे आपका ये नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर, बट हाँ अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो जो एग्जामिनर है उसके पास ऑप्शन नहीं है आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देने का। एंड कोशिश करो, मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, एंड आई थिंक मैंने टॉपर से ही सीखी है ये चीज।
शुरुआत के 3 या 4 क्वेश्चंस आप लिखो पहले, एंड देन शिफ्ट टुवर्ड्स द 15 मार्कर्स, क्योंकि शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन में आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी रहती इंप्रेशन है। बन जाता है कि चलो भाई इसने अच्छा सा लिखा है। एंड देन आप 15 मार्कर में आपको स्कोप है ज्यादा मार्क्स फेच करने का, तो आप 15 मार्क्स वाले आंसर करो। देन बाय द टाइम थोड़ा सा एग्जाम जब पेस थोड़ा बढ़ जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, तो आप जब लास्ट के जो 6 या 4-5 जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो लिख रहे हैं, अगर हैंडराइटिंग खराब भी हो जाती है तो यार उसमें स्कोप है कि अगर आपके मतलब अगर मार्क्स कटते भी है तो थोड़े कम कटेंगे। 15 नंबर में ज्यादा कटने के चांसेस है, 10 नंबर में थोड़े कम कटने के चांसेस है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो की थी, तो यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन दैट। तो 4 मेजर सब्जेक्ट है जिन पर हमें फोकस करना होता है, 2 जी। ऑप्शनल के, एक आपका एथिक्स और एक आपका ऐसे। तो इनमें से पूरे 10 साल की पूरी जर्नी में ऐसा कुछ रहा है कि आपने पहले ऑप्शन चेंज किया हो, शुरू से लेकर अंत तक आपका ऑप्शन ज्योग्राफी रहा है? जी, मेरे को मतलब बहुत लोगों ने बोला, पापा ने भी बोला कि यार तुम ज्योग्राफी चेंज कर लो, बट मैंने एक दफ़ा सोच लिया था कि ज्योग्राफी के साथ ही निभाना है, तो मैंने अंत तक निभाया। तो मेरा तो था यार कि अगर होगा तो ज्योग्राफी से ही होगा, वरना नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली भगवान ने रिवॉर्ड दिया। आपका सर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय ग्रेजुएशन। तो मेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग एमएस रामैया बैंगलोर से हुई है, एंड प्लेसमेंट्स भी हुई, एंड उसी तरफ फील्ड में जाना था, बट ईश्वर की इच्छा थी कि इधर आ जाऊँ तो इधर आ गया। ज्यादा इंजीनियर्स चाहते भी हैं ज्योग्राफी वगैरह, टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा समझ हाँ, लें। थोड़ा सा है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा है, मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट में रहा हूँ, ट्रैवलिंग को लेकर के हॉबी भी रही है। तो मैं भारत में कम से कम बहुत ज़्यादा घूमा हुआ हूँ, तो मेरे को टेरेन और ऊपर नीचे नदियाँ और बाकी सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो इस चीज को लेते हुए हम बोलेंगे, क्योंकि हमने भी जब स्टार्टिंग में किया था तो ज्योग्राफी को अलाइन किया था। जी। ज्योग्राफी से एक अटेम्प्ट दिया, ज्योग्राफी में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, फिर हमने फिलोसॉफी ले लिया। अच्छा। रीजन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा लगाव जी ज्यादा जी है, जी और जी। ऊपर से ये जातिगत चीजें भी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी के साथ रहती हैं, तो हमने सोचा स्पिरिचुअल उसमें थोड़ा सा अच्छा रहा। मुझे 2 ही पसंद आए बाद में, पहले तो बहुत सारे ऑप्शन थे कि इसको PSIR को ले लो, उसको ले लो, उसको ले लो। तो ये थोड़ा सा हमारा कॉमन फैक्टर भी रहा है। फिलोसॉफी की तरफ आपने नहीं सोचा क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं? सर जुड़ा हुआ रहा हूँ, बट फिलोसफी मेरे को वही लगा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर लिया मेहनत था, कर ली है एंड बहुत तगड़ा। एक पेपर में 150 नंबर आ गए, दूसरे में 97, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो 250 नंबर थे। तो मेरे को लगा कि अगर थोड़ा सा एफर्ट इसी में और डाल दिया जाए, रादर देन प्रिपेयरिंग सम अदर ऑप्शन फ्रॉम स्क्रैच, तो मेरे को इसी में बेनिफिट मिल जाएगा। वो अलग बात है कि वो हमेशा कंसिस्टेंटली आज भी 250 नंबर ही आए, लेकिन वो मैंने तो यही सोचा था कि ज्योग्राफी में ही 280 या 90 तक स्कोर किया जा सकता है। तो उसके बारे में, फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा सोचा था या ध्यान ही नहीं दिया? नहीं, फिलोसफी आज तक जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उस समय टाइम मैं में बिल्कुल नया था, बच्चा था। फिलोसफी तो अब जाकर के समझ में आने लगी है कि दर्शन होता क्या है। तो अगला सेगमेंट पॉडकास्ट का हम आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके रखते हैं। जी। जैसे 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है कि हम किसी भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानता है। तो एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान ये सोचेगा कि भगवान को मानता है फिर भी 9वें अटेम्प्ट में हुआ। नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाला सोचेगा कि भगवान को मानता है फिर भी 9वें में हुआ। लेकिन पॉजिटिव वाला ये बोलेगा कि शायद मेरा 9वें में नहीं होता अगर भगवान को नहीं मानता होता, तुम्हें मेरा लास्ट में भगवान ने कर दिया। तो आपका इस चीज पर क्या स्टैंड है? देखिए, जिंदगी में स्ट्रगल सबके है। ईश्वर जब खुद धरती पे मानव अवतार लेकर के आए हुए हैं, तो उन्होंने भी 14 साल स्ट्रगल किया है। ईश्वर ने लेसन भी दिया है, तो पांडवों को 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, ये सब दिया है। तो हमारे तो स्क्रिप्चर्स में ही ये लिखा हुआ है कि स्ट्रगल इंसान के जीवन में है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। तो स्ट्रगल से घबराना नहीं है। तो ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वो आपको एक मेंटल पीस, एक डिसिप्लिन, लाइफ में संघर्ष करने की शक्ति, बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको ईश्वरीय शक्ति से मिलती है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी देवता या किसी भगवान की मूर्त रूप में ही पूजा करें। बहुत सारे लोग बिना मूर्त रूप के भी जो है, जो ईश्वर से बस एक जो ऊपर की जो शक्ति है उससे आपको कनेक्टेड हमेशा रहना है, कि आपके अंदर हमेशा ये दृढ़ विश्वास और संकल्प रहे कि नहीं, जो मैं चाह रहा हूं वो मिलेगा मुझे, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हर धर्म संस्कृति में यही लिखा हुआ है कि आप ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो। ईश्वर के ऊपर तो कोई है नहीं, वो अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। एंड मैंने इसको चीज को विटनेस भी किया है, तो मतलब मेरी तो पूरी आस्था है। भगवत गीता में भी है, रामायण में भी है, यही है कि इंसान का जो मन है इतना चंचल रहता है, इतना छोटा रहता है कि समझ ही नहीं पाता आगे क्या पूरी जी, रणनीति क्या है। तो हम तो ये मान के चलिए आपका ये होता भी नहीं, भगवान की कृपा से हो गया, नहीं होता तो शायद इससे भी बड़ा प्लान कुछ रखा होता। बिल्कुल। तो बिल्कुल। लेकिन हम क्या है, स्टार्टिंग में जब परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो सारी चीजों को ये सोचते हैं, अरे यार मुझे इतना दुख क्यों दे दिया, जी। इतनी सारी चीजों क्या आ गई। जबकि सर ने ऑलरेडी 2 बार BPSC छोड़ दिया है ना। अगर चाहते तो वो कर लेते, प्राइवेट जॉब्स भी बहुत बढ़िया ऑफर्स जी, थे, जी। और इस टाइम पर तो AI का जमाना चल रहा है, सर तो और कुछ ना कुछ इनोवेट कर देते। लेकिन एक छवि वाली बात है। जी। मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आपका इसमें भी बाई चांस नहीं होता तो प्लान भी क्या होता सिविल सर्विसेज के अलावा? BPSC मत बोलिएगा। अच्छा, जरूर जरूर जरूर। तो हरिवंश राय बच्चन जी से अमिताभ बच्चन जी जब सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक अपने बेटे को एक कोट बोला था, एंड ये मेरे फादर भी मेरे को बहुत दफा कोट करते हैं कि मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो और अच्छा।
तो ईश्वर जो है उनके प्लान बहुत अलग होते हैं। वो आपके लिए क्या सोच के रखे हैं, शायद उन्होंने आपके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच करके रखा होगा। अमिताभ बच्चन सर भी जो है नौकरी करने के लिए कलकत्ता गए थे, अगर उनको वो जॉब मिल जाती तो हमें एंग्री यंग मैन नहीं मिलता, है कि नहीं? तो सबके जीवन में कौन सा पड़ाव किस समय ईश्वर लेकर के आ रहे हैं ये आप नहीं जान सकते हो। तो सही बात। मान लो मेरे जीवन में मैंने जैसे 9th अटेम्प्ट था, फाइनल था, मैं भी उस दिन बहुत एंग्शियस था। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई मैं तो बस शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ था, नहीं, मैं भी घबराया हुआ परेशान था कि शायद अगर मान लो ये नहीं हो तो फिर क्या। तो प्लान भी एज सच, जैसे आपने बोला कि सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट सर्विसेज का नाम नहीं लेना है, तो अगर सही बात बताऊं तो उस समय कोई प्लान भी उसके अलावा था नहीं मेरे पास। मेरे को था कि ठीक है, इन केस खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, पहले मैं 10-15 दिन का ब्रेक लेता, अपने आप के ऊपर एनालाइज करता कि हाँ भाई कहाँ गलती रहेगी, कहाँ त्रुटि रहेगी, कहाँ ईश्वर की भक्ति में मेरे से कमी रह गई जो ईश्वर ने मेरे को दुखी रखा या जो भी रखा। तो या फिर मेरी परीक्षा भी और लंबी चलने वाली है। तो जब ऐसा अगर होता तो फिर आगे कुछ सोचते यार, लेकिन उस समय तक के लिए मेरे पास ऐसा कोई प्लान बी नहीं अवेलेबल था। इंटरव्यू में पूछा होगा ये वाला क्वेश्चन, तो वहां पे क्या आंसर दिया था? प्लान बी रिलेटेड नहीं 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 नहीं, पूछा। ऐसा ऐसा मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा ना, क्योंकि मेरी जो हॉबी थी रिलीजियस टूरिज्म, तो उन्होंने उसके ऊपर कंसंट्रेशन रखा अपना, एंड अच्छा 70% इंटरव्यू मेरा उसी के ऊपर गया। तो वो दे वर वेरी इंप्रेस्ड, एंड मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मेरे को ऐसा फील कराया हो कि नहीं आप लास्ट अटेम्प्ट में आए हो, या फिर आप मतलब ज्यादा नॉलेज है आपको या ऐसा कम नॉलेज है आप बहुत बाद में आए हो, या इस तरह का कभी कुछ ऐसा फेस नहीं करा मैंने। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है, हम सोच रहे हैं सेगमेंट को आगे रखते हैं, लेकिन बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कस करते हैं अभी इस चीज को करिए बिल्कुल। कि एक स्टूडेंट एक एस्पिरेंट होता है। ये बोला तो जाता है हमारे धर्म के हिसाब से भी कि धर्म कर्म काम मोक्ष लास्ट में, तो ज्यादातर यही बोला जाता है कि पूजा पाठ ये सब बड़े बूढ़ों के काम है, हमारे काम नहीं है। तो एक यंग जो स्टूडेंट है, बिल्कुल जवान है, चाहे वो एस्पिरेंट हो या कोई भी काम कर रहा हो, उसको भक्ति में जाने के क्या क्या पॉजिटिव्स होते हैं और नेगेटिव्स तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। पॉजिटिव्स क्या 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 फायदा होगा एक एस्पिरेंट का, और जो एस्पिरेंट नहीं है, एक जनरल है, कोई जॉब वगैरह कर रहा है, तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके? देखिए, पूजा हो या कोई भी तरह की पद्धति अगर आप फॉलो कर रहे हो, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को आप मान रहे हो, मैं ये मानता हूं कि एक तरह का विधान को अगर आप फॉलो करते हो तो जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जल्दी आता है। एंड डिसिप्लिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत नेसेसरी होता कोर है। है। आज आप 10 बजे सुबह उठ रहे हो, कल आप 2 बजे उठ रहे हो, खाने का हिसाब नहीं, पीने का हिसाब नहीं, पहनने का हिसाब नहीं, ओढ़ने का हिसाब नहीं, नहाने का हिसाब नहीं। तो इससे क्या होता है कि अ, आप सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ही को दूर भगा देते हो, अपमान एक तरीके अपमान कर रहे हो उनका। ना आपके पास शक्ति है, ना आपके पास सरस्वती है, ना आपके पास लक्ष्मी है। तो कोशिश इंसान को ये करनी चाहिए कि जो भी पद्धति है आपकी, किसी भी धर्म में लिखा गया है कि साफ सफाई रखना अपने इर्द गिर्द बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सवेरे से लेकर के रात तक कृष्ण भक्ति में लीन हो जाओ, राम जी का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बट हाँ, जिसने तुम्हें इस धरती पे भेजा है, 24 घंटे में से 24 मिनट तो नहीं, लेकिन 5 मिनट तो जरूर 5 आप मिनट उनके तो नाम कर सकते हो। बहुत लोगों को मैंने अभी बोला, अभी मेरे से पटेल नगर में, वारन में बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, दे आर लाइक कि सर मन अस्थिर रहता है, तो वो कैसे करो? मैंने बोला कि यार आप कुछ नहीं करो, सिंपल सा पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका तो 108 बार करो, वो भी नहीं हो पाता है लोगों से, वो नहीं हो पाता है। तो मैंने बोला कि भाई अब इससे मैं क्या बोलूं, इससे कम और मैं क्या बता सकता हूं आपको। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप उसको डेडिकेशन के साथ करते हो तो आपको ढाढ़स भी बढ़ेगा, आपका मन में एक शांति भी आएगी। एंड इसको मैंने फील किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस से आप जरूर एसोसिएटेड रहे। कुछ नहीं हो तो मेडिटेट जरूर करो यार, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक दिन आप स्टार्ट करोगे विपश्यना के पूरा कोर्स करने लग जाओगे आप, लेकिन हाँ करो जरूर, कुछ भी करो लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो। हम उनको लिए भी बोलना चाहते हैं, ये तो उनके लिए हो गया आस्तिक वालों के लिए, और नास्तिक वालों को कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि और जो नहीं समझ सकते दो चीज कर सकते हो, ये सर ने बोल दिया, एक तो मेडिटेशन, जी जी, और दूसरा सबसे बढ़िया चीज कर सकते हो अगर वो भी नहीं करना तो ग्रेटिट्यूड की भावना रखो। जिसने भी आपके लिए कुछ किया है, कोई तो एक एनर्जी काम कर रही होगी बिल्कुल, जिसके थ्रू पूरा सिस्टम चल रहा है। उसको भी नहीं मानते हो तो बस किसी ने आपके लिए कुछ किया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखो, अंदर से खुशी अपने आप आने लग जाएगी। बिल्कुल। अगर सर हम बोलें कि स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है अगर भक्ति करता है, उस भक्ति में दिक्कतें आती हैं कि मैं भक्ति करने लग रहा हूं तो ब्लैंक हो गया दिमाग, या कैसे में आपने कैसे उस सारी चीज को टैकल किया था? एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए सर, आजकल तो मतलब अगर आप कोई अच्छा काम भी अगर करने जाओ तो 4 आदमी 4 तरह की बातें करते हैं कि यार तुम अभी 18 साल के हो, अभी से ये सब करने की क्या जरूरत है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये सब तो भाई ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं इंसान तो फिर करते हैं, बुढ़ापे के काम है बुढ़ापे के काम है, या फिर थोड़े और मच्योर हो जाना तब करना। अभी तो यार अपन दूसरे तरह की जिंदगी जीना चाह रहे हो। मैं समझ, आप समझते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट मैं यही कहूंगा यार कि एक बड़ी अच्छी सी पुराना एक गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो भक्ति में अगर आपको इन्वॉल्व होना है, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाना है, तो आप
कोई एक टेक्स्ट, मैंने ये नहीं कहा, हमारे यहाँ तो अपनी संस्कृति में तो बहुत सारे तरह के टेक्स्ट हैं, मैं किसी को प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है और ये कम ज़रूरी है, जिसमें आपका मन रमे, जिस ईश्वर में आपका मन रमे, जिसमें आपकी आस्था हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी की आस्था जो है योग में ही है, मेडिटेशन में ही है, कुछ लोगों की आस्था होती है कि नहीं मैं मंदिर जाऊंगा, मैं मंदिर मंदिर जाकर के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं यही कहूंगा कि ब्लैंक आप हो रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है भक्ति करने में भी, तो मंदिर विजिट करोगे ना, तो आप जब वो मूर्तिकार का जो रूप है, जो उसने भगवान की जो रचना की है, जैसे हमने श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में जो मंदिर बना, तो उसमें एक साउथ के बड़े अच्छे शिल्पकार हैं, उन्होंने एक मूर्ति की रचना की। वो मूर्ति को जब हमने पहली बार जब अनावरण में देखा, तो वो खूबसूरती आंख में बस के रह गई। तो वो आपको जो है ना एक ध्यान करने में, ध्यान साधने में बहुत हेल्प करेगी। तो इसीलिए मंदिर विजिट करो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, अपनी जो नॉलेज बेस है उसको एनहांस करने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं कि दिन भर इसी में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन हाँ चांटिंग बेसिक, जैसे मैंने बोला पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय है, ये सारी चीजें आप जरूर कर सकते हो, ये मिनिमल टाइम आपका लेगा। लेकिन इसमें भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप ऐसे लोगों से बात करो जो इसमें थोड़ी बहुत रुचि समझ रखते रखते हो, आस्था रखते हो, तो आपको बेटर गाइडेंस देंगे। मेरे से भी कांटेक्ट करने की अगर आप कोशिश करोगे तो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं अवेलेबल हूँ, तो इस संदर्भ में मैं बिल्कुल आपकी पिन हेल्प कर करना देंगे चाहूंगा। आपके हाँ जी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। में। तो जी बस यही। ब्लैंक वाली बात वही है, प्रैक्टिस से आती हैं सारी चीजें भाई। देखो बिल्कुल। स्टार्टिंग में यूपीएससी तैयारी करो, सबसे पहले बचपन में एबीसीडी सीखी थी, हाँ हाँ, है ना, तो धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। आप एक दिन में अपने आप को ऐसा नहीं समझ सकते हो कि मैं संत रविदास, भक्त प्रहलाद बन जाऊंगा, बट हाँ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। भक्ति करना भी आसान नहीं है, भक्ति में भी लेकिन शक्ति बहुत होती है। तो एक बड़ी अच्छी लाइन है, अपना दीपक स्वयं बनो, आपो ज्योति भव, आपो दीपो भव। आपो दीप भव। तो ये बुद्ध भगवान ने बोला है। तो आप अपना पथ प्रदर्शक खुद बने, एंड जो भी बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उससे आप भक्ति जरूर करें, आपको जरूर इससे लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं हो सकती है, जब भी मिलेगा फायदा ही मिलेगा। और मेंटल पीस है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बहुत है। ज्यादा। इसके लिए कोई ना कोई एक सहारा लेना पड़ेगा आपको, चाहे तो वो कोई भी हो। या तो आप इतने स्ट्रांग हो, स्ट्रांग तो हमने जिंदगी में ऐसा कोई देखा ही नहीं कि कभी मानसिक थकावट हो ही ना। आपको दो तरह की टफनेस रखनी पड़ते हैं, एक आपका फिजिकल, एक आपका मेंटल। इसमें आपका एक स्टडी भी आपको रखना है, तो फिजिकल में तो सारी चीजें आप मीन्स में आपका काम करता ही है। एक चीज बोलना चाहेंगे कि 3 आपके स्टेज रहते हैं ना, आपका वनडे वाला पूरा, जैसे आपने क्रिकेट से रिलेट करें इस चीज को, प्रीलिम्स का एग्जाम आपका वनडे होता है, 2 पारी खेलेंगे, एक पारी चलेगी फिर दूसरी पारी चलेगी, जी। फिर आपका मेंस है वो पूरा टेस्ट चलेगा। वो वाला टेस्ट तो 5 दिन में खत्म हो जाता है, ये पूरे 10-12 दिन 10-12 चलता दिन है। तक चलते रहता है। और फिर आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा आपका T20। जी बिल्कुल। वहां पे उसी तरीके से आप समझ के चलो, पर फिर पूरा इतना लंबा जर्नी चलेगा। सर ने भी नहीं सोचा था, 2016 में सर ने सोचा था कि मेरा तो हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, सेकंड में हो जाएगा। पहली बार जब मेंस निकलता है तो आदमी सोचता है हो जाएगा, लेकिन जब नहीं निकलता है तो कुछ ना कुछ, अगर आप मेरा मानना जितना ये है, हमारा ऑफ कैमरे जब बात हो रही थी, आपके अंदर थोड़ा सा चंचलपन भी है, जो जिसकी वजह से इंसान खुश रहता है। जी जी जी। जरूर नहीं है वो चंचलपन चालाकी वाला हो, अपने लिए होता है। दूसरा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, वरना हम गारंटीड बता रहे हैं, कोई आदमी एक फेज में 10 साल तक रहता है, पागल होने के चांसेस हो जाते हैं। और ऑफ कैमरा भी आपकी बात हो रही थी, जैसे घर वाले को बाद में पता पड़ा था, आपको भी बताया था कि बाहर वाले बोलते थे कि पागलों की तरह पढ़ रहा है, पागलों की तरह ये कर रहा है, जॉब छोड़ दी, क्या करके मानेगा। तो एक तरीके से पागलपन की कहानी है मुझे तो जितना लग रहा है, लेकिन आपने इस चीज को बहुत ही सटीकता से आगे लेके गए हैं। इस चीज से आप ये सीख ले सकते हो। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। आप अगर आरसीबी का फैन है तो बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उससे बड़ा तो एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता है ना। ये तो डेडिकेशन है कोहली साहब का, मैं तो उनको भी बधाई दूंगा। एंड एक बड़ी अच्छी लाइन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप मन से कभी मत हारो। जिंदगी में संघर्ष सबके है। हमने एथिक्स के पेपर में हमेशा ये पढ़ लिया है कि दशरथ मांझी जी ने जो है 20-25 साल में एक पहाड़ तोड़ लिया, बट जब खुद पे बनती है तो आप 2 साल 3 साल में भी घबराने लग जाते हो, यार कैसे होगा, क्या होगा। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, जो भी इंसान ओआरएन में रह रहा हो, पटेल नगर में रह रहा हो, कहीं पढ़ रहा हो, अपने माँ बाप के छत्र छाया में रह करके पढ़ रहा हो, तो आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, प्रिविलेज है बिल्कुल। क्योंकि भारत में या पूरे विश्व में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि मुझे ये मुकाम मिले कि मैं 10 घंटे पढ़ सकूं शांतिपूर्ण तरीके से, पंखा रहे, बिजली रहे, पानी रहे। आपको वो चीज मिल रही है, एंड देन आप घबरा रहे हो कि नहीं मुझसे नहीं होगा। घबराना किस बात को लेकर के? कुछ नहीं होगा तो भी अच्छा होगा। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए इंसान को कि सारी चीजें देख रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, पूरा प्रिविलेज है। खाने के लिए नहीं है। सबसे बड़ा दुविधा क्या आती है कि हमारे पास सब कुछ है, गाइडेंस नहीं है। आपके पास हर एक चीज है इस टाइम पर, पहले जो था वो अलग है। अगर आपको सिर्फ मतलब
इस पॉडकास्ट का अगर आप एक कोर थीम ये भी समझो ना कि कंसिस्टेंसी तो रखनी है, मोटिवेशन क्या रखें, तो मोटिवेशन के लिए ये सर ने बता दिया कि आपको हर एक चीज़ मिल रही है, एक रूम मिल गया, स्टडी मटेरियल मिल गया, पूरा गाइडेंस मिल गया, क्लियरिटी मिल गई, तो आप बस लगे रहो। आज के टाइम पे यूथ क्या है सर, आपको ही पता ही है कि या तो शॉर्ट्स में या वीडियोस में मोटिवेशन ढूंढता रहता है। शॉर्ट्स में भी या तो मजे के लिए चलाएगा वरना मोटिवेशन के लिए चलाएगा, या कभी कभी क्या टाइम पास करने के लिए चला दिया, मोटिवेशनल मूवीज देख रहा है। अगर किसी ने एक मंत्री भी पकड़ लिया ना, जैसे मान के चलो कोई बिहार का है, दशरथ मांझी एग्जाम्पल हुए, झारखंड के धोनी एग्जाम्पल हुए, जो आरसीबी के फैन है कोहली कोहली एग्जाम्पल एग्जाम्पल हुए, हुए। रोनाल्डो फुटबॉल के फैन है तो आपके रोनाल्डो एग्जाम्पल हुए। जी। मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ, भजन भजन रतन टाटा हुए, उसको एक बार पकड़ लो और उसको पकड़ने के बाद में दिमाग को शिफ्ट ना करते हुए, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। बिल्कुल। हम लोग बचपन में हमने सबने ये कहानी पढ़ी होगी कि जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन के साथ साथ दुर्योधन और बाकी सब लोगों से भी पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन के अलावा बाकी सब ने बोला कि मुझे फल दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे बहुत सारी चिड़ियाएं दिख रही हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रहे हैं। अर्जुन ने बोला कि मुझे दिख रही है तो सिर्फ मछली की आंख। एंड उसी ने भेद पाया उस लक्ष्य चिड़िया को। की आंख। चिड़िया, सॉरी, हाँ जी, चिड़िया की आंख, सॉरी। तो बाद में फिर मछली की भी भेदी थी उन्होंने, बट हाँ ठीक है, तो मुझे दिख रही है चिड़िया की आंख। तो पॉइंट बीइंग कि आपको अपना लक्ष्य हमेशा जो है ना बिल्कुल क्लियर रखना है, कंसाइज रखना है, प्रिसाइज रखना है कि हाँ मैं जीवन में संघर्ष कर रहा हूं। देखो मेरे साथ भी हुआ कि हाँ मेरी स्ट्रगल थोड़ी लंबी चली गई, किसी की पहले अटेम्प्ट में हो जाती है, किसी की दूसरे में हो जाती है, यू नेवर नो। हर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशंस, फैमिली का प्रेशर, कैसा सोसाइटल दबाव है, ये सब अलग अलग होता है। मैं किसी को ये नहीं जज कर रहा हूं कि आपके पास स्ट्रगल्स कम है, मेरे पास ज्यादा थी, या मेरे कम है आपकी ज्यादा थी, सबका अपना स्ट्रगल है। बट आपको गोल अपना जो है हमेशा फोकस्ड रहना है उस चीज को लेकर के। एंड कोशिश ये करनी है कि मैं दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 8 से 9 घंटे मैं पढ़ाई को डेडिकेट करूं, क्योंकि आप वही करने के लिए आए हो अपनी नौकरी छोड़ करके। मैं भी जब आया था तो था कि मैं जॉब छोड़ करके आया हूं, तो मैं और कुछ करूं ना करूं, 8 से 9 घंटे जरूर पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपका सिलेबस तो 1-2 साल में कवर हो गया, वो 8 से 9 घंटे क्या करते थे फिर क्या पढ़ते थे। नहीं नहीं यार, ये परीक्षा ऐसी है ना कि आपका हर अटेम्प्ट आपको यही लगेगा कि मेरा फर्स्ट फ्रेश अटेम्प्ट है। है, फ्रेश है। क्योंकि आप कभी भी इस स्टेज पे, मैं आज भी अगर आप मेरे को बोलोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो वो जब तक आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं करोगे तो वो उसका तो भाई बहुत नुकसान हो सकता है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और आपको ये होती चीज रहनी प्रीलिम्स चाहिए। में भले काम कर जाए कि टेक्निक्स पता पड़ गई, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिए, लेकिन मेंस के लिए तो रगड़ा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेंस के लिए जो आदमी जितना रगड़ा वो उतना तगड़ा। हाँ। ये आर्मी एंड जैसा रूल है। फ्री में भी जो है पहले के पैटर्न जो अगर आप नोटिस करो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से या फिर यूट्यूबर्स थे, उन्होंने क्या किया था कि हम लोगों ने ट्रिक बता दी है कि आप ये ट्रिक फॉलो कर लोगे तो 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे। सारे सारे दुकानें बंद हो गई हैं जब से सारा दोस्त कर ऑप्शंस दिया। चेंज हो गए हैं। तो अब या तो आपको कंसेप्ट आता है या फिर आपको या नहीं आता नहीं है। आता है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको अपना थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो बहुत शार्प रखना होगा, बहुत प्रिसाइज रखना होगा। बैक टू द पॉइंट पे आते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पे लेके जा रहे थे हम जी। उस चीज को। तो अगर मैं मानता हूँ, मान के चलो मेरा भगवान है, वो मेरे लिए हेल्प कर रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि भैया आगे कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जैसे किसी की अचानक से मौत हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का अगर जो हम देखते हैं किसी का रेप हो गया, या किसी के फाइनेंशियल क्राइसिस, तो नहीं मानते, वो तो एक भगवान का विधान है। ये 2-3 पॉइंट को छोड़कर बाकी सब होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमारा उस टाइम पे दिमाग नहीं समझ पाता है। और उस पॉइंट पे है कि आरसीबी का जो मैच पूरा जीते हैं, 19.2 ओवर जब चल रहा था कोहली रो गया था उस टाइम पे, है ना। उस टाइम पे सब ऐसा नहीं, जो उनके फैन हैं वो भी रोए, जो नहीं है फैन वो भी रोए। यही इमोशंस होते हैं और इसी के लिए इंसान पूरे साल काम करता बिल्कुल है। बिल्कुल। वर्ल्ड कप भी जीते थे लास्ट ईयर, सारी चीजें जीते थे, तो बस ये लगे रहो। लेकिन बात वहीं पे आती है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं, ये चीज हम आपसे पूछेंगे। आपने इसमें 10 साल दिए, क्या ये वाकई में वर्थ इट है? अगर हाँ तो कितना, थोड़ा डेप्थ में बताइएगा। सर मैं क्या ही बोलूँ। हाँ ये तो ज़रूर है सर कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस होता है जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है। एक अलग रिस्पेक्ट आप लोग आपको देते हैं। कुछ दिन, 2-4 दिन बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं, अटेंड करते हैं आपको। एक अलग तरह की मुस्कुराहट माता पिता के चेहरे पे रहती है, तो देख करके अच्छा ज़रूर लगता है। तो वो सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे जो 8-9 साल की जो स्ट्रगल्स थी, इट वॉज टोटली वर्थ इट। लेकिन आफ्टर ये क्रैकिंग द एग्जाम, जो भी एग्जाम क्रैक हो गया, लबासना हो गया, सर्विस में क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि आपके बैच के तो काफी सारे जो दोस्त होंगे 2016 बैच के, 17 बैच के होंगे, तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो लाइफ चमक चांदनी में दिखाई देती है, क्या वो है? अगर हाँ तो नहीं। इस चीज को हम थोड़ा सा डार्क फेज की तरफ लेना चाहेंगे कि आपने 10 साल लगाए हैं, 10 साल एक उम्मीद के लिए लगाए हैं। हमारी उम्मीद क्या है कि भाई मुझे आगे चल के एक अच्छा पावर, पैसा, इमेज, प्रेस्टीज, सारी चीजें मिल जाएंगे। लेकिन जो हम सोच के जा रहे हैं और वो वहां पे मिल रहा है, क्या सेम एग्जैक्ट सेम है? अगर नहीं तो कितना? डार्क साइड भी हो तो थोड़ा जी। बता दीजिए। कोई मेरे केस में सर मेरा हमेशा ये मानना है कि
मातृभूमि का कर्ज अदा करने का यूपीएससी एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इससे एक समाज के लिए कुछ सेवा करने का एक शक्ति मिलती है। कुछ एक आप एरिया में जा सकते हो जहां पे आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हो ताकि दूसरों का जीवन सुधर सके। मेरे लिए सर्विस में ये तो बस एक परीक्षा है जिसने हमने पास की है। आगे का स्ट्रगल अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, जिंदगी बहुत लंबी है, 30 साल 40 साल, बहुत लोगों का 38 साल तक सर्विस होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे फेजेस आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। मैं ये समझता हूं कि जो मेंटली फिट है, जो अपने आप को एक कमल की फूल की तरह, कमल खिलता है तो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, वो कभी साफ जगह पे नहीं खिल सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी यही है कि कीचड़ में खिलने के बावजूद भी वो सबसे सुंदर लगता है। तो आपको भी गंदगी हो, परेशानी हो, तनाव हो, आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। आपको बस खिले हुए कमल की तरह खिला हुआ रहना है, हमेशा खुश मिजाज रहना है। एंड वो तभी होगा जब आप इंटरनली हैप्पी रहोगे, अंदर से खुश रहना है। इनर पीस जो बोलते हैं कि अगर आप अंदर से खुश हो तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो सर्विस में जो भी एक्सपीरियंस होगा, अभी तो मेरी तो कोई विशेष नॉलेज है नहीं, बहुत सारे लोग हैं स्ट्रेस में भी हैं, नॉन स्ट्रेस में भी हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी अगर स्ट्रेस में भी हैं तो कभी भी टेंशन लेकर के नहीं जिया जाता है। आप साइडलाइन करो, दुनिया में हर काम, किसी के होने या ना होने की वजह से कोई काम रुकता नहीं है। जिंदगी का काम है चलते रहना, यही उसकी खूबसूरती है। तो इंसान को बस ये चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, मैं एक रोल अदा करने के लिए आया हूं, हम सब इस रंगमंच पे किरदार हैं, सबका एक किरदार है, सब अपना अदा करने आया है रोल। तो उस रोल को बकायदा अदा करना है एंड अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, जो धर्म है हमारा, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप अपने धर्म का पालन पालन करें। करते तो बस उसको आप डिलीजेंटली करो एंड बाकी सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने उन लोगों के लिए पूछा, ये बोलते हैं कि अपनी जवानी बर्बाद कर दें। इस चीज को हम आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो वो यही है, किसी फील्ड में चले जाना, चाहे आप एक लेबर क्लास हो या प्राइम मिनिस्टर क्लास हो, कोई भी क्लास होगी, बीच में जितनी सारी क्लास है अपने बुद्धि के हिसाब से सोच लेना। जी सब में स्ट्रगल है, सब में टेंशन है, सब में परेशानी है, बस फर्क ये है कैसे कौन कैसे डील कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर एग्जाम्पल हम लोग लें, बहुत एज रिलेटेड, सब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा समय हो गया, कम समय हो गया, कुछ लोगों का जल्दी हो गया, बहुत लेट से हुआ तुम्हारा, ऐसा कुछ भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, 70+ होने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया है। ही वॉज अ बिजनेसमैन एंड स्टार्ट ऐसा किया कि वो सीधे सबसे ताकतवर पोजीशन पे पहुंच गए। जहां एक दफा मैंने एक वीडियो भी देखा है एंड ये केस स्टडी भी है कि जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा साहब, उन्होंने शायद एक बार हंसी में कह दिया था कि और कुछ हो सकता है बट डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कभी नहीं बन सकते। एंड ईश्वर की महिमा देखी कि वो वहां पहुंच गए, है कि नहीं। तो एज इज जस्ट अ नंबर, आपको बस मेहनत करते जाना है। जिंदगी में कभी भी संघर्ष रुकता नहीं है एंड पढ़ाई करने का भी कोई उम्र नहीं होता है। आपको जब कोई मौका मिले आप उसको ग्रास्प करें एंड उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, मैं तो यही मानता हूँ। बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, तो थोड़ा सा एक फनी मोमेंट यही है। जी। आपने सर पुष्पा मूवी देखी है? सर नहीं देखी तो नहीं है। अब पुष्पा 2 देखना। जी बिल्कुल देखूंगा। पुष्पा 2 देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो इलोन मस्क और इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रहा है, जी। सेम सिनेरियो चल रहा है कि अगर आप उससे समझ गए तो पुष्पा 2 को समझ जाओगे कि पूरे पैसे के बदौलत वहां खड़ा कर दिया बंदे ने। जी। वैसा ही है। तो ये थोड़ा फनी मोमेंट था तो हमने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। नहीं बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो कुल मिला के बात यही है कि कई सारे हमने एग्जांपल्स डिस्कस करे, चाहे आरसीबी की टीम हो या डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी हो, तो कुल मिला के आपका एक मोटिवेशन का सोर्स रहना चाहिए, वहां से मोटिवेशन मिल जाएगा। जिंदगी में हर एक पॉइंट पर आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, चाहे आपका कोई भी प्राइवेट सर्विसेज हो या कोई भी हो। पैसा कमाना है, चाहे कहीं से भी आए, लेकिन वो एथिकल तरीके से आए, अच्छे तरीके से आए, और वहीं से खुशी आएगी, चाहे फैमिली के लिए हो। डिटॉल की तरह होता है, पैसा 99% प्रॉब्लम्स को वैसे सॉल्व कर देता है, बाद बाकी के 1% जो चीजें हैं वो पैसा नहीं खरीद सकता, वो है स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस। हम भी इस सारी चीज को बहुत मानते हैं। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं सर, जैसे आपने बोला था कि इस चीज को लिंक हम इस वजह से कर रहे हैं कि आपने पहले बोला था ऑफ कैमरा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो है लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तो यही चीज को मानता हूँ। जस्टिफाई करिए, अगर आपका नहीं हुआ तो आपने क्यों 10 साल दिए? नहीं सर देखो, मैं ये मानता हूँ कि शायद मैंने एक तरह से अगर हिंदी में अगर बोलूँ तो घमंड कर लिया था अपने आप के ऊपर या अपनी काबिलियत के ऊपर कि मैं बहुत तेज तरार हूँ, ब्रिलियंट हूँ। वैसा था नहीं। तो होती है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो वही शायद उन्होंने मेरे को एक लाठी मारी एंड वो लाठी जो है मेरे को 8 साल मेरा संघर्ष थोड़ा लंबा चला गया। तो ओवर कॉन्फिडेंट अपने लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को। जब मैंने पहला मेंस लिखा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लिख दिया तो 740-45 नंबर आ रहे थे मेरे। इंटरव्यू कॉल कुछ नंबर से मिस हो गया एंड देन स्ट्रगल लंबी चली गई। तो मैंने
कभी नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट हो चाहे वो आज तक का अटेम्प्ट हो, हर अटेम्प्ट में मैंने यही कोशिश की कि मेरी तरफ से पूरी एनर्जी जाए। अब मेरे हाथ में तो कर्म है सर, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। अब उसने अब आज जाके दिया है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं अपने आप ईश्वर का बहुत जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। बट हाँ, मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हाँ अभी तो अटेम्प्ट्स बाकी हैं, बाकी हैं। कोई लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पारी खेल लेंगे, अगली वाली खेल लेंगे, ऐसा नहीं है। आप पहले अटेम्प्ट को कोशिश करो। 9-10 महीने का बात है, आप अगर अच्छे से स्टडी करते हो 9-10 महीने में आप आराम से बिल्कुल सारा सिलेबस कवर करके, आराम से प्रीलिम्स में बैठ करके, क्लियर करके, मेंस लिख करके एक बार में इस प्रोसेस से निकल सकते हो। वो ज़्यादा सही रहेगा, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर इन योर फ्री टाइम। जब आप सर्विसेज में आते हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो एक जो फेज रहता है, जो आपके 20s का भी जो फेज रहता है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, घूमना है, फिरना है, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन का फेज रहता है। तो उसमें आप अगर आप सारा टाइम जो है एग्जाम में ही दे दोगे तो वो सब करने का आपके पास मौका नहीं रहेगा। कोशिश करो कि 9-10 महीने में तैयारी करके एक अटेम्प्ट में ही उसको इतना अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाओ एंड उसी में अपना सिलेक्शन गारंटी कर लो। अब यहाँ से आप कई सारी मल्टीपल चीज़ों को लर्निंग ले सकते हो। जैसे क्या होता है कि ये पॉडकास्ट में वो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि एक फर्स्ट टाइम का बिगनर जो होता है और जब 10 साल हो जाते हैं, 9 साल हो जाते हैं, तो क्या चीज़ें सीखता है। धर्मेंद्र जाकर सर का भी पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, एक्सप्लोर किया था। देखिए, आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। सर ने तो कर दिया, उस चीज़ को हम थोड़ा सा 2 मिनट में समराइज कर दे रहे हैं। आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन, जो मेहनत है वो तबीयत से करिए, मन से करिए, इतने तगड़े तरीके से करिए कि पहली बार में क्रैक हो जाए। लेकिन जैसे ही साल बढ़ रहे हैं तो अपनी जो लाइफ के अदर एस्पेक्ट हैं उनको मत भूलिए। जैसे हमारा भी था, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड में भी नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि प्लान बी की तरफ भी देखते हैं, अर्निंग की तरफ भी देखते हैं, फैमिली भी चलानी है और अपना पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की। सारी चीज़ों को मेंटेन करके जरूर चलिए, बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट मत होइएगा। हम सर से वो वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि दोस्तों का चल क्या रहा है या वो सारी चीज़ रही है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप ये समझिए, स्टडी एक अलग चीज़ है। पढ़ाई के लिए पैदा नहीं हुए थे, है ना, और ना पढ़ाई के लिए आगे आपका फ्यूचर जाएगा। ये एक पार्ट है, इसको अपनी जिंदगी का 50%, 60%, 70% इतना परसेंट दे सकते हो, लेकिन ये नहीं कि पूरा 100% दे दिया और पूरा बर्बाद हो गए। स्टार्टिंग के 2-3 साल तक ठीक रहता है कि हमने सिलेबस कवर करना है यूपीएससी का या आईआईटी का सिलेबस कवर करना है, नीट का सिलेबस कवर करना है। 2-3 साल बिना भटके काम कर लिया, वहां पे हमारा 90% काम खत्म हो गया। फिर उसके साथ में आपको अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है, अपनी सारी चीज़ों को भी देखना है। जैसे सर का तो मुझे डेडिकेशन बहुत तगड़ा लगा है कि 10 साल तक 2 बार बीपीएससी भी छोड़ दिया। बीपीएससी छोड़ने का आपके अंदर करेज कहाँ से आया? घर वालों ने कुछ बोला नहीं? अरे नहीं सर, मम्मी पापा तो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। मेरा ऐसा मानना था कि या तो मैं पढ़ाई करूंगा या फिर मैं काम करूंगा, दोनों चीजें मुझसे नहीं हो सकती है। तो मैंने जब पहली बार क्रैक किया 64वीं बीपीएससी, आई थिंक 2020 में उसका रिजल्ट आया था। अच्छा। तो मैंने पापा ने बोला कि क्या करना है। मैंने बोला कि आपने मुझे बुलाया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हटा करके, प्राइवेट सेक्टर जॉब से हटा करके, आपने मुझे ये नहीं बोला था कि तुम बीपीएससी करो एंड स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करो। आपने बोला था कि तुम्हें यूपीएससी करना है। तो मैं उसी ध्येय से आया हूं। मैं तब तक करूंगा जब तक मेरे पास है ताकत, क्षमता है मेरे पास। अगर नहीं हुआ तो देखेंगे क्या करना है। बट ऐसा जैसे मैं आपको बोला कि प्लान बी को भी कुछ था नहीं, मेरा था कि हाँ यही करना है। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार भी हो गया। A lot of people said a lot of things कि नहीं आप जो है आप गड़बड़, शायद आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, फेक कर रहे हो आप। क्योंकि हाँ, आ जाता तो ज्वाइन कर लेता बंदा, हिंदी बेल्ट रीजन में तो गवर्नमेंट जॉब इज भगवान। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि आपको तो भगवान के दर्शन हो गए क्योंकि आपको सरकारी नौकरी मिल गई है, तो आप छोड़ क्यों रहे हो। मेरे रीजंस तो कोई जान नहीं रहा था, बट मेरा अल्टीमेट गोल यही था कि मुझे फाइनली यूपीएससी में आना है एंड देन भगवान ने फाइनली वो पूरा किया। मतलब किसी की सोच यहाँ पे अटकी हुई है तो आपके यहाँ पे अटकी हाँ हुई जी, थी। हाँ मुझे जी, ऊपर जाना है, थोड़ा सा सिविल सर्विस में आना तो टॉप पे जाऊंगा। क्षमता है पढ़ने की, जी कुल बात बिल्कुल है। बिल्कुल। सर आपकी शादी हुई है अभी? नहीं अभी तक तो मुझे नहीं तो हुई पता है। था, लेकिन इस चीज को इंटरव्यू में डालने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो शादी क्यों नहीं करी है? अभी प्लान्स तो है, अब देखिए ईश्वर की महिमा जब होगी तो हो जाएगी। जैसे कि अभी आपकी भी शादी होने वाली होगी, तो आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। जी। तो एक सही पार्टनर की तलाश, ये इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे 2 वजह हैं। जी। पहला, जो स्टूडेंट भटक जाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन, उनको भी सलाह मिलेगी। दूसरा, बाद के लिए भी एक माइंड सेटअप हो जाता है। जी। तो एक सही पार्टनर की परिभाषा क्या होती है, कैसा चुनना चाहिए और कौन कौन सा क्राइटेरिया रहे? सर, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी हुई है। जब सीता माता ने श्री रामचंद्र जी को पहली बार वन में देखा था, तो फिर वो गौरी माता के मंदिर में जाती हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है।
मनुजाहि राचियो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षी अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बस यही सारांश है सर जीवन का। आप किसी को बहुत अट्रैक्टिव मान सकते हो, बट जो करुणा से भरा हुआ हो या भरी हुई हो, बस वही एक आदर्श पार्टनर हो सकता है किसी के भी जीवन में। चमक चांदनी के चक्कर में ना जाओ। जिसका हृदय साफ हो वो कैरेक्टर अच्छा हो। जिंदगी भर साथ देगा। सही बात है। तो कुल मिला के बात यही है कि आप जो भी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड के लिए, हालांकि वो दोस्त ही होते हैं स्टार्टिंग में, बाद में जो भी रिलेशन बनता है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को अपने हिसाब से देखो। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने देखे थे सीता माता में, सीता माता ने देखे रामचंद्र जी में, कृष्ण भगवान ने देखे राधा जी में, राधा जी ने देखे कृष्ण भगवान में, महादेव प्राइम एग्जाम्पल महादेव जी में देखा माता पार्वती ने। तो उन जैसा आप अगर सोच रहे हो तो वैसा आपको भी बनना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की की तरफ सोच लिया वो तो ऐसी है मैं ऐसा हूं, या मैं ऐसा हूं वो ऐसी है। तो दोनों को मतलब अपनी कैपेबिलिटी भी देख के चलो, यानी दूसरे की तरफ भी चले गए कि मैं क्या हूं, कितना डिजर्व करता हूं, मुझे कितना मिल सकता है। अगर मैं नहीं हूं तो मैं कितना अच्छा बनूं कि उस लेवल पर पहुंचूं, मुझे बढ़िया मिले पार्टनर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो दोनों चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि जैसा आप अपेक्षा कर रहे हो वैसे आप खुद भी हो, और अगर नहीं हो तो बनो। तो ये पार्टनर के लिए ये सारी चीज़ें सही रहती हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। इस चीज़ को हम रिलेट कर रहे हैं उन लोगों से कि जिनके 8-10 साल हो जाते हैं जी। फिर हम इस चीज़ को फिर बोलेंगे कि पूरे 8-10 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए मत देना, पूरी जवानी खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये डार्क साइड है, पूरा यूपीएससी हो या सिविल सर्विस हो, कुछ भी हो, जी। अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करके रखो, क्योंकि वो अलग एस्पेक्ट है। 50%, 60%, 70% दे दो बहुत है। बिल्कुल। भाई 24 घंटे मिल रहे हैं, 8 घंटे दे दिए बहुत होते हैं। 8 बहुत घंटे होते हैं, बहुत होते हैं। 8 घंटे पढ़ लिए बहुत होते हैं। 8 घंटे का मतलब क्या है? 33% तो समय दिया है। 33% हम कह रहे हैं 50% दे दो, 12 घंटे दे दिए, उसके बाद में क्या करोगे? तो बाद में इन सारी चीज़ों को देखो सर, ये पूरा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे उसको डील करें, क्योंकि कुछ क्राइसिस चलता रहता है। क्योंकि ये पॉडकास्ट दिल्ली में रिकॉर्ड हो रहा है तो दिल्ली में हमें पता है कि यहाँ पे चाहे मुखर्जी नगर हो, वजीराबाद हो, करोल बाग हो, जी। जो भी स्टूडेंट अगर इस क्लिप को, इस पार्ट को देखता है, तो कैसे अगर रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहे तो क्या आपके टिप्स रहेंगे? आप रहे थे या नहीं रहे थे, थोड़ा बताइए। सर मेरा तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा यही सोचा कि पढ़ाई को पूरी प्राथमिकता देता हूँ। एंड इसीलिए मैं दिल्ली आया भी नहीं था कि मुझे आइडिया था, आभास था इस बात का कि अगर दिल्ली में अलग रहूंगा तो बहुत तरह की फ्रीडम्स आ जाती हैं आपके पास, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, पहले मैं अपनी पढ़ाई को, अपना जो स्ट्रगल है, जो ब्रह्मचर्य है, उसको मैं पालन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर देखेंगे जो आगे जिंदगी जहाँ लेकर के जाएगी, तो फिर देखेंगे। बट कभी मैंने इस तरह से तो मैंने कभी किया नहीं। बाकी मैं यही कहूँगा किसी को भी कि देखो यार, एज सबकी है कि हाँ भाई इसी में आपको इन्फैचुएशन भी होता है, इसी में आपको प्रेम रस की भी प्राप्ति होती है, इसी में आपको पढ़ना भी है, इसी में आपको करियर भी बनाना है। बट जो फोकस है आपका वो हमेशा होना चाहिए यार करियर। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, और अभी भी बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुनी है कि अगर आपके पास करियर नहीं है तो शायद आपने अगर किसी के साथ बहुत सारा चीज इन्वेस्ट अगर किया भी हो, अपना बहुत समय दिया भी हो, तो वो शायद वो इंसान बहुत देर तक साथ ना दे पाए। क्योंकि आप सर थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, हम तो ये बोलेंगे 90% 90% होता ही नहीं है। हाँ जी, वही बोल रहा हूँ। 90% ही नहीं होता है जी। 10% कोई रेयर केस ही देखने को मिलता है, वरना जी। सब अपने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चले जाते हैं। जी जी कोई भी एस्पेक्ट हो, कुल मिला के बात यही है कि अपने आप को सक्षम बना के सारी चीजों को करते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फाइनली अगर इस चीज को समरअप करें, रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? सर मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप रखना है तो वो ईश्वर है। तो एक बड़ी अच्छी लाइन है मीराबाई ने लिखी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो भया न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति पत्नी सब वोए। तो आप ईश्वर में भक्ति में जितना लीन रह सकते हो वो रहो। उनके साथ अगर आप एक संबंध स्थापित करके रखते हो, उनसे अगर आप प्रेम करते हो, तो वो कभी निराश नहीं करेंगे, वो कभी हताश नहीं करेंगे, वो आपके नैया को हर मझधार से पार लगाएंगे। एंड इसीलिए मैं तो यही मानता हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है, तो उसके ऊपर फोकस करो। देखो इंसान की फितरत है कि आपको ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होगा। आप दूसरे तरह से लोगों से जब मिलोगे तो आपको अलग अलग तरह के फीलिंग्स आएंगे, बट अपना ध्येय नहीं भूलना है। आप दिल्ली आ रहे हो या जहां भी आप जा रहे हो, किसी भी, जैसे कुछ लोग लखनऊ जाते हैं, मैं पटना से तैयारी किया, तो आपका जो बेसिक फोकस है वो है कि मुझे करियर बनाना है। एंड बाकी सारी चीजें निरर्थक हो जाती हैं अगर आपका करियर नहीं बन पाता है तो। क्योंकि शायद ही लोग हैं, क्योंकि हमारा जमाना मटीरियलिस्टिक होता चला जा रहा है। चारवाक की फिलॉसफी पढ़ते थे हम लोग, अब क्या हो रहा है, लोग चारवाक की फिलॉसफी में मानने भी लग गए हैं। तो
इस मटीरियलिस्टिक युग में जो है, अगर आपने ख्याति प्राप्त नहीं की, आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई ना खड़ा रहे। तो उस समय ईश्वर आपके साथ जरूर रहेंगे, तो ईश्वर के साथ तो आप प्रेम कीजिए ही। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप फिजिकल दूसरा से कटे हुए रहें, दूसरे लोगों से बिल्कुल बात ना करें, लेकिन हाँ ये है कि अपना ध्येय नहीं भूलना है, हमेशा फोकस रखना है कि मुझे अर्जुन की तरह वो चिड़िया की आंख भेदनी ही है। समरअप करें इस चीज को तो बस इतना ही है, पहले अपने मेन गोल की तरफ जाइए। बिल्कुल गोल आपका हो जाता है और आपको ऐसा लगता है, देखो इंसान के कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, किसी को ये है कि मेरे माँ बाप के पास ये बैकअप प्लान रखा हुआ है तो आप कुछ भी करो, पता नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर स्ट्रेट जा रहे हो तो पहले अपने गोल की तरफ देखो। जब लग रहा है कि हाँ मैं पास में हूँ, कुछ हूँ, तो पहली प्रायोरिटी वही रहना चाहिए, चाहे रिलेशनशिप रहे या ना रहे। मेंटेन भी कर सकते हो और बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हो, लेकिन एक लंबे टाइम तक भी कट ऑफ नहीं हो पाता। 4-5 साल के बाद में आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी बॉन्डिंग रखनी पड़ती है, फिर वो आपके ऊपर है। लेकिन गोल नहीं भूलना है। ये सर के पास तो 9 अटेम्प्ट थे, अगर सर जनरल कैटेगरी के होते तो शायद ये वाला मौका नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल। तो वो फिर एक रिग्रेट रह जाता है ना। तो लेकिन सर की तो एक परीक्षा रही है और भगवान से भी जुड़े हुए हैं, तो शायद वो एक संघर्ष है, तो संघर्ष एक लंबा रहा है। और कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा कि 10 साल हो गए, 10 साल में बहुत सारी परेशानी, मेंटल टफनेस वगैरह। इनका सिंपल सा सोल्यूशन है, सर जो जिस चीज से जुड़े होते हैं वो है आपका स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल आप अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो मेंटल जो भी आपकी टफनेस है वो आ जाती है, डिप्रेशन चला जाता है, हम जल्दी थकते नहीं है। क्योंकि हमारे एग्जाम्पल्स कौन होते हैं? भगवान राम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, महादेव महादेव। है ना। तो ऐसे बिल्कुल। एग्जाम्पल्स रहेंगे तो आदमी कहाँ से थकने वाला है। आप मुझे बताओ ना कि महादेव को हम लोग बोलते हैं भाई नीलकंठ महादेव, दिल्ली से बहुत लोग जाना चाहते हैं, बट नीलकंठ उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया का जो जहर है वो अपने गले में छुपा लिया, तो उनको कष्ट तो बिल्कुल होता ही होगा, है कि नहीं? लेकिन उनकी स्ट्रगल से हम लोग सीखते नहीं है, हमें लगता है अरे वाह वो तो भगवान सुन के बन गए, छोड़ बस दिया। सुन के छोड़ देते हैं। श्री रामचंद्र जो है वो ऐसे ही रामचंद्र नहीं बन गए, उनके उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनकी एक स्ट्रगल रही। तो उस स्ट्रगल से अपन को सीखना चाहिए, कुछ एनालाइज करना चाहिए कि हाँ हमें भी अगर स्ट्रगल्स आ रही है हमारी जिंदगी में, रोड ब्लॉक्स हैं, तो उसको हम किस तरह से पार करें, अच्छे संदर्भ में पार करें, एंड अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री जो भी है उसको हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। और रही बात लोगों के, दोस्तों के, यारों की, तो देखो ना उनके कहने से हम पैदा हुए थे, जी ना उनके कहने से हम मरेंगे। कुल मिला के वो तो, उनको तो जो बोलना है वो तो बोलेंगे, और बोलेंगे भी और बकेंगे भी, बिल्कुल उल्टा बिल्कुल सीधा गंद भी निकालेंगे। लेकिन आप अपना ये देखो कि आपका मेंटल स्टेटस कितना बढ़िया है। आप 10 चीजें करते हो वो भी कुछ ना कुछ बढ़िया कर सकते हो, और 10 चीजें खराब करते हो वो भी कुछ ना कुछ सही कर सकते हो। बस ये है कि सही क्या कर रहे हो, आपके खुद के कोर वैल्यूज क्या हैं, उन सारी चीजों को करते हुए जब चल रहे हो ना, आपको अपने आप रास्ता मिल जाता है, ज्यादा परेशान होने वाली बात होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, ऑफ कैमरा भी इसका हमारी बात हुई थी, अभी प्रेजेंट में कितने दोस्त हैं आपके? सर अगर सही बात बताऊं तो मेरे मुश्किल से फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं कांटेक्ट में रहा हूं पिछले 8 साल 9 साल में। 2 फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज के ज़माने के हैं, एक दिल्ली में है, एक बैंगलोर में है, दोनों के अपने अपने बिजनेसेस हैं। उसके अलावा मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे 4 5 6 दोस्तों का अभी साथ मिला है। सारे अच्छे रैंकर्स हैं, एंड हम लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं। डॉक्टर अक्षय मुंडे, मंजीत ढाका सर, एंड धीरज पांचाल काफ़ी फेमस हैं। देन आपके श्रेयांश गोमेज फ्रॉम द साउथ, एंड रवीश भाई हैं, दिल्ली से ही हैं। शगुन भाई हैं, बहुत सारे हैं। तो इन सारे लोगों से ही हमारी बात हो रही है। हरिकिशन भाई है अगेन फ्रॉम द साउथ। तो इन सारे लोग हमारे बहुत ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड हैं। एंड अभी फ़िलहाल के लिए तो मतलब मेरी ज़िंदगी में अगर किसी को, फ्रेंड्स को अगर कॉल करना है, बात शेयर करनी है, तो यही लोग हैं। और भी 2 4 लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं भी याद आ पा रहे हैं, मेरे को बाद में मारेंगे मेरे को। वैसे भी तो बहुत सारी दुनिया तो दोस्त बनी जाती है बाद जी में जी जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि फैमिली कैसे ट्रीट कर रही है, दोस्त कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और हम जी। खुद को कैसे ट्रीट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों में एक आध दो जिगरी तो रहता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। और जब समझदार की बात आती है तो वो छट के एक दो ही निकल के आता है। हाँ सबके साथ यही होता है। तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा मत बनाइए, उसके नुकसान ही नुकसान होते हैं, फायदा जानी होते। एक दो रख लो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड्स ऐसे रखो आप यार जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखें, आपको किसी गलत काम की तरफ ना ढकेले। क्योंकि अगर आप गलत सॉर्ट ऑफ फ्रेंड्स रखते हो तो उससे आपके प्रेपरेशन के फेज में जो है ना, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स अपने आप आने लग जाएंगे, एंड देन आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए मिनिमल रखो, अच्छे दोस्त रखो, उन वैसे दोस्त रखो जिनके आप बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात कर सको, बट वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद आप अनफिल्टर्ड बात करो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके लिए हमेशा आपके सपोर्ट में ही खड़े हो, आपके विपरीत कभी नहीं खड़े हो। वही असली फ्रेंड्स होते हैं।
भले भला बुरा कह दे लेकिन बिल्कुल इंटेंशन सही बिल्कुल, हो हाँ उसका। हाँ, इंटेंशन उनका हमेशा सही होना चाहिए, चाहे वो आपको अब्यूज ही क्यों ना कर दे। तो सर जैसा कि मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअल हैं, तो नशा पान पत्ता ये तो सब कुछ होगा नहीं आपके। जी फिलहाल मैं तो शाकाहारी हूँ, तो निरामिष भोजन करता हूँ बढ़िया। जी। क्योंकि इस जर्नी में और स्टूडेंट बोलते हैं स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ सिगरेट लगा लें। हाँ तो नहीं वो नहीं, सारी चीज़ें से अवॉइड करना चाहिए। और कोर वैल्यूज को अपना मेंटेन करके रखो, ये नहीं दूसरों को देख लिया करने लग गए, तो उन बिल्कुल सारी चीज़ों बिल्कुल को। बिल्कुल। एक आता है कि सोशल लाइफ को मेंटेन करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आपने कितना मेंटेन करके रखा था ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था। इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद, टेलीग्राम बंद, सब कुछ बंद। टेलीग्राम टेलीग्राम बस, भी बंद? टेलीग्राम तो मतलब थोड़ा बहुत फिर डेटा भी के लिए। एक्टिव रहा, बट कॉन्टैक्ट्स मैंने बिल्कुल हटा दिए, नंबर चेंज कर लिया। वो 4 महीने के बाद अगर आप बिल नहीं पे करते हो तो वो नंबर मेरा जो कॉलेज वाला था वो चला गया, मैंने उसको जानबूझ के छोड़ दिया कि भैया हटाओ, प्रेपरेशन करना है। फीचरलेस फोन रखा, बहुत दिन तक बिना फोन के भी रहा, क्योंकि मेरे को तो था कि हाँ भाई 1 साल में हो ही जाना है, तो 9-10 महीने में फोन के क्या ही बिना ही कर रह जाएगा। लूंगा, बोल दूंगा कि हाँ यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी यार, जब रिजल्ट आएगा तो लोग समझ ही जाएंगे अपने आप। बट वो हुआ नहीं, तो लंबा चला गया। बट मैं यही कहूंगा कि यार सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजें जो भी रील्स है, ये सब आपको मोटिवेशन जो है 2 मिनट के लिए दे सकती है। अंदरूनी मोटिवेशन बहुत मैटर करता है। एक बड़ी अच्छी मूवी है, एनिमेशन की मूवी है, कुंग फू पांडा। तो उसमें एक सीन आता है जिसमें कुंग फू पांडा जो है, उसका जो गुरु है उसको बोलता है इनर पीस। वो इनर पीस जो है वो आपके अंदर से आता है, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, ना कि वो बाहर। लोगों का क्या है कि बाहर खोजते चलते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूं। तो आप ढूंढते रह जाओगे ईश्वर को, ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है। आप मोटिवेशन स्वयं से मोटिवेटेड रहो, काम करो, फोकस रहो, कर्म पे बहुत ध्यान दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल की चिंता नहीं करनी है। तो सर अब जैसा कि आपका 2025 में आपने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में आपके बढ़िया मार्क्स आए हैं, 187 बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। गुड की कैटेगरी में है, गुड और वेरी गुड की कैटेगरी में है, डिसेंट से ऊपर है। तो ऐसा क्या पूछा गया था, आपने ऐसा क्या आंसर दिया था, क्या प्रिपरेशन करी थी, क्वेश्चंस कैसे थे? मैं इंटरव्यू के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। सर मैं इंटरव्यू के बारे में मुझे ये पता था कि मुझे कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, एंड मेरे मन में हमेशा से ये रहा था कि यार जिस दिन मुझे इंटरव्यू का बुलावा आएगा तो उस दिन तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस था, लैंग्वेज पे कमांड थी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। इंग्लिश में इंटरव्यू चला था मेरा, एंड मोस्टली जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरे हॉबीज के ऊपर रहा। जिमिंग, अच्छा। रिलीजियस टूरिज्म एंड लिसनिंग टू ओल्ड हिंदी म्यूजिक, तीनों ही से 70% या 80% क्वेश्चन आए होंगे। 20% क्वेश्चन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है उससे डेव रिलेटेड वगैरह है जी। एंड उसके अलावा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब अगर थोड़े और नंबर आ जाते वो तो ठीक है, वो तो ईश्वर के हाथ में, बट ये लोग बोल रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है इंटरव्यू में। मतलब आपका बोर्ड थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है शायद, वरना 200 के आसपास टच हो जाता है। शायद, बट चेयरमैन क्योंकि सर ने तो बोला था कि मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि मेरी रिलीजियस टूरिज्म से उन्होंने बोला कि आपने इतनी जगहों को विजिट किया हुआ है, हम लोग आज तक अपनी उम्र में इतने विजिट क्या नहीं क्या कर पाए। क्वेश्चन रहे थे रिलीजियस वाले? रिलीजियस वाले तो सर सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ भारत में आपने भ्रमण किया हुआ है, तो मैंने गिनाना चालू किया कि मैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत सारे मंदिर जा चुका हूँ, तो दे वर वेरी सरप्राइज। फिर उन एक सर ने पूछा कि आपके ज्योतिर्लिंग कितने हुए हैं, तो मैंने बोला सर 3 हुए हैं। तो बताओ कि 12 के नाम बताओ। ये क्वेश्चन मैं बहुत प्रिपेयर करके गया हुआ था, तो मैंने 8 या 9 के बताए होंगे, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हें आता है। उसके अलावा फिर एक सर ने पूछा कि आप खीर भवानी मंदिर गए हो, तो आप ये बताओ कि शारदा पीठ जो पाकिस्तान में है वो श्रीनगर से कितना दूर है। तो फिर उसके बारे में आई थिंक मैं कुछ उसके बारे में आई थिंक बहुत क्लैरिटी नहीं थी, बट मैंने बोला कि सर आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन जिमिंग के ऊपर आ गए कि आप बेंच प्रेस कितना करते हो, इससे फ़ायदा क्या होता है, कब से कर रहे हो, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और ये सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ। फिर एक मैम थी, उन्होंने पूछने लगे कि आप कितने ओल्ड को ओल्ड कंसिडर करते हो, तो मैंने बोला मैम मैं जनरली 70s और 80s के गाने सुनता हूँ। तो शी वाज लाइक कि दैट इज नॉट इवन ओल्ड, ओल्ड तो हो गए कि 30s 40s के। मैंने बोला कि हाँ मैम ये तो देखने का नजरिया है। ही नजरिया है। स्टार्टेड आस्किंग कि मुगले आजम के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो मैंने बताया कि हाँ ये है। फिर उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है और सिंगर कौन सा है, तो मैंने बोला कि सर मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। तो है कि किशोर कुमार क्यों नहीं, एंड देन सब हंसने लग गए। तो मैंने बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है, किशोर कुमार साहब भी अच्छे हैं बट मेरे को मोहम्मद रफ़ी साहब पसंद है। फिर मैम ने पूछा कि आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है, तो मैंने बोला कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये मेरा फेवरेट ट्रैक है। तो मैम मुस्कुराने लगी, तो मेरे को लगा चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है सा इंटरव्यू। कूल इन्वायरमेंट चल रहा है। फिर एक आध क्वेश्चन और भी थे कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मार्केट में बूम कर रहा है तो क्या भारत
भारत सरकार को फ्यूचर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विस क्रिएट करनी चाहिए। मैंने बोला कि सर लॉन्ग टर्म में शायद इसकी ज़रूरत पड़े, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं को हम लोग अभी अच्छे तरीके से अगर स्किल कर सकेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू सर्विस। इसी तरह के क्वेश्चंस थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा। इसलिए 187 मार्क्स आए थे। तो मतलब जो आपका फेवरेट टॉपिक था, जिस चीज को आप पहले से देखते हुए आ रहे हो, जीते हुए आ रहे हो, उसी से क्वेश्चन पूछ लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल मैंने जिस चीज को जिया है, एंड मैं हमेशा बोलूंगा अभी तो इस बार से फॉर्म भरने का पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया है कि लोगों को शुरुआत में ही हॉबीज वगैरह पूछ रही हैं, बट बिल्कुल सोच समझ के आप अपनी हॉबीज भरना, क्योंकि आपकी हॉबी जो है वो आपका आईना है, आपका दर्पण है कि आपको बता देंगे वो सामने वाले इंसान को कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। एंड मेरे केस में मैंने जो स्पिरिचुअलिटी या जो रिलीजियस टूरिज्म मैंने कर रखी हुई थी वो मेरे को बहुत बेनिफिट दे गई। आपके केस में कुछ और हो सकता है। अगर आपने पेंटिंग लिखा है तो ये बहुत वाइड स्केल आपने दायरा छोड़ दिया है। पेंटिंग में बहुत तरह की हो सकती है। हाँ, जैसे अगर किसी ने मधुबनी पेंटिंग की है तो आप स्पेसिफाई करो कि मधुबनी पेंटिंग में भी कौन सा जॉनर है जो आप करना चाह रहे हो, या फिर पट्टचित्र करते हो उड़ीसा का तो आप वो बताओ, स्पेशलाइजेशन अपनी बताओ, वरना वो बहुत वाइड हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब लिख दिया कि ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स लिसनिंग मेरी हॉबी है तो ये बहुत वाइड एंगल हो गया। मेरे को ये तब रियलाइज हुआ जब मॉक इंटरव्यूज में मैं जाता, वो 30s 40s के गाने पूछने लग जाते कि नौशाद साहब के गाने बताओ, शमशाद बेगम जी के गाने बताओ, एंड सी रामचंद्रन कौन थे, उन्होंने कौन सा म्यूजिक दिया है। तो मैंने बोला कि मैंने तो इनके कभी नाम ही नहीं सुने हैं। के एल सहगल साहब के तो फिर भी सुने थे, बस शमशाद बेगम की गाने। बट फिर जब मॉक में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मैंने थोड़ा वाइड स्केल पर्सपेक्टिव छोड़ दिया है, फिर मैंने उनके सारी बायोग्राफीज एंड सारी हिस्ट्री निकाल करके देखना स्टार्ट किया कि मैं कहीं कहीं लैग ना कर जाऊं। तो इंटरव्यूज में वही है कि जो आप हो वही दिखा दो कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल, मिला के यही प्रिपरेशन है। और ये कैसे डेवलप होती है? ये होती है ड्यूरिंग द टाइम। आप बोलोगे कि मेरे को कोई किताब दिला दो, कंटेंट दिला दो, मैं कुछ देख लूँ, वो नहीं। आपको ना ऐसी कोई वीडियो मिलेगी, ना ऐसी कोई किताब मिलेगी, ना ऐसा कोई नोट्स मिलेगा, ना ऐसा कोई कोर्स मिलेगा जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पूरी ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। और कुल मिला के बात यह है कि कोई भी पॉइंट अगर वो पूछ रहे हैं तो आपका खुद का मेंटल स्टेटस क्या है, आपका क्या मतलब उसमें फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड क्या है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है क्या, वही पूछेंगे। कुछ क्वेश्चन करंट वाले पूछते हैं तो ये पूछेंगे कि आपका खुद का सोचना क्या है, तो वहाँ पे अपना स्टैंड भी लोगे। बिल्कुल। तो जैसे हो वैसे देखो। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे इंसान हर कोई तो फेक करता है, वो भी थोड़ा आपको बड़ा चढ़ा के पूछेंगे, थोड़ा तो इधर भी होगा। तो बस वो आप हमेशा लाइन देखते रहो। जी, मैं यही ऐड करूंगा कि हम लोग इसको इंटरव्यू बोलते हैं। यूपीएससी ने इसको डिफाइन किया हुआ है पर्सनालिटी Personality टेस्ट। मतलब आपके चरित्र का वो परीक्षण है या दर्पण है। तो आप जैसे हो सच्चाई के साथ जाओ, बिल्कुल अच्छे से बैठो, बात करो एंड चले आओ, आपको नंबर बहुत अच्छे आएंगे अगर आप ऑनेस्ट हो तो। और अगर आप इस माइंडसेट के साथ में जा रहे हो तो ज्यादा घबराओगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। बिल्कुल। तो वहां से आपके मार्क्स उड़ जाते हैं। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर, ये दो चीज ज्यादा जरूरी रहती है वहाँ पे। थोड़ा उनको हंसा दोगे, हंसाने का मतलब ये नहीं जोक जोक क्रैक करने लग गए, तो अपना ही एंगल होता है, अपने आंसर देने का तरीका होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी बस इतनी होती है, धीरे धीरे आपको वो आ जाएगी। और वो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसके लिए तो बहुत सारी कोचिंग्स आपको सिखाने लग जाती हैं बाद में, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। परेशान होना सिर्फ दो चीज़ के लिए, प्रीलिम्स कैसे निकलेगा और मेंस में कैसे रगड़ा मारा जाएगा। क्योंकि सर ने भी बताया था पहले भी कि जब तक ये वाली उंगली, ये वाला राइट ही तो ये वाली उंगली, लेफ्ट ही तो ये वाली उंगली, ये ना टेढ़ी हो जाए ना गड्ढा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैं अभी भी आप सर खुद बोलूंगा कि बताइए। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस इनफ कर रहे हो या नहीं, इसका आपको एनालिसिस या टेस्ट करना है, तो आपका हाथ बिल्कुल मेंस के पहले ऐसा हो जाना चाहिए। वो अपने आप ऐसा ही रहेगा ही। वो आप कितना भी खोलने की कोशिश करोगे वो खुलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे पड़ जाने चाहिए। ये वाला पोर्शन अगर आपका अगर रगड़ खाता है तो वो घिस जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो उतना, अगर नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि आपने बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है अक्षय मुंडे साहब, तो उन्होंने तो मतलब इतनी ज्यादा कर ली थी पिछले बार के अटेम्प्ट में कि उनको पूरा यहाँ पे लिगामेंट टियर हो गया था। उसके बावजूद उन्होंने लिखा, तो उस टाइम तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार हुआ है। तो इस लेवल का डेडिकेशन एंड प्रिपरेशन आपको चाहिए रहता है। मार्केट में सर क्या हो रखा है कि प्रीलिम्स की ऑडियंस ज्यादा है, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, गाइडेंस, टीचर्स, टॉपर्स, कंटेंट उसी को रिलेट करते रहते हैं। लेकिन अगर असलियत देखी जाए, प्रीलिम्स हो जाए, उसके बाद में असली टेस्ट तो आपका मेंस लेता है। मेंस ही आपको पूरा तोड़ के रखेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ पे फेल हो रहे हो। 9 स्टेजेस हैं। क्रिकेट देखते होगे तो 9 यॉर्कर आ रही हैं, हर एक को खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें से फिर बाउंसर्स भी जा सकते हैं कोई, तो तगड़ा है हर एक चीज को। इसमें ऐसा नहीं है कि एक आध में मार्जिन हो जाए, सबको अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। मेंस को लेके आपको बहुत ज्यादा सीरियस रहना पड़ेगा। मार्केट में ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं है। ऐसा बोलेंगे कि पीवाई को देख लो, ये देख लो, वो देख लो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो ड्यूरिंग द टाइम आपको धीरे 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 समझ में आएंगी। बिल्कुल। तो सर मुझे लगता है हमने सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। स्टूडेंट समझ भी गए होंगे और उनको
ये रियलाइज नहीं होगा, मतलब उनको ये वाला फील नहीं आएगा कि भाई 10 साल मैंने वेस्ट कर दिए अपने, क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट में उनको थीम समझ में आ गया कि मुझे कैसे लाइफ को जीना भी है, सारी चीज़ों को मेंटेन कैसे करना है, बिल्कुल। और स्टडी एक पार्ट है, पूरा लाइफ उसी पर झोंक देना वो भी गलत है, और सारी चीज़ों को भी आपको अलाइन करके चलना पड़ेगा। कुछ सर हमारे क्वेश्चन हैं जिनको रैपिड राउंड के तौर पे जरूर, करना चाहेंगे, ईश्वर बचा लेना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। अगर आपको यूपीएससी की जर्नी को एक शब्द में डिफाइन करना होगा तो वो शब्द क्या होगा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। प्रीलिम्स और मेंस ज्यादा हुंट कौन करता है, कौन ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट को? प्रीलिम्स। कोई ऐसी बुक जो हर एक एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए यूपीएससी के सिलेबस के अलावा? अगर कोई इंसान इंग्लिश में बहुत कमजोर है एंड उसको इंग्लिश इंप्रूव करनी हो, वेदर स्पीकिंग या राइटिंग, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। गुटका सी बुक। इतनी से, हाँ, तो वो जरूर पढ़नी है। आप मॉर्निंग में पढ़ते थे, नाइट में? मैं जनरली मॉर्निंग पर्सन हूँ। नाइट में भी चल सकता है, सर्वाइवल हो जाता है। हाँ। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई एक मिस्टेक बताइए जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। और जनरल लाइफ में? आई गेस, अब मैं क्या, वो ये ठीक है यार, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ही कह लो इसको भी। ठीक है। हाँ जी। चाय कॉफी? चाय, कॉफी भी चलेगी, बट मूड पे डिपेंड करता है, सवेरे चाय, शाम में कॉफी। अच्छा, तो अगर आपको ज्योग्राफी के अलावा और कोई ऑप्शन चूज करना होता तो कौन सा चूज करते हैं? आई वुड से PSIR ले सकता था। इंटरनेशनल रीजन? रिलेशंस थोड़े मेरे मार्क्स? अच्छे हैं। मार्क्स नहीं, रीजन? इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे को अच्छा इंटरेस्ट है। यूपीएससी के बारे में अगर एक मिथ तोड़ना हो तो क्या मिथ होगा? ये सिर्फ एक एग्जाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको क्लियर करने के बाद असली स्ट्रगल चालू होती है। हाँ, जो हमने बीच पॉडकास्ट में डिस्कस किया था बिल्कुल, बिल्कुल, कि कहीं पे भी स्ट्रगल खत्म नहीं होता, बस खत्म नहीं रूप अलग होता हो है। जाता हाँ है। जी, ऐसा कोई आपको देवत्व नहीं प्राप्त हो रहा है इसके बाद। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक हो सकता है या कोचिंग की जरूरत अब भी है? अरे मैं खुद एग्जाम्पल सेल्फ स्टडी का, मैं क्या ही बोलूँ इससे ज्यादा। सही, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी काम सेल्फ करेगी। स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सबसे ज्यादा ओवररेटेड ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आपने पूरी प्रिपरेशन में सुनी थी? ओवररेटेड एडवाइस जो वाकई में वैल्यू नहीं रखती लेकिन बोला जाता है कि हाँ यार बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। यार कि टॉपर्स की मतलब बातें बहुत ज्यादा सुनो, सारे बिल्कुल टॉपर्स सही। के वीडियोस देखो यार, मतलब ठीक है, देखो। Confusion हो जाता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। यूपीएससी के बारे में अगर एक कोई र्यूमर बताना हो तो र्यूमर क्या होगा जो फैला हुआ है मार्केट में? लेट्स सी कि हिंदी मीडियम वाले लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वालों का भी अच्छा होता है। और एक और के इसके बाद में जिंदगी बहुत जन्नत हो जाती है। हाँ, जिंदगी जन्नत, ऐसा कुछ नहीं है यार, उसके नॉर्मल बाद लाइफ भी जी रहे स्ट्रगल है हो। भाई, है ना? और अगर आप आईपीएस वगैरह हो तो शुगर बीपी वगैरह वो बिल्कुल, सब बिल्कुल, आपको ऊपर बिल्कुल। रहेगा, है ना? वो वाला क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया, अगर यूपीएससी नहीं करते तो क्या करते? हाँ। आपने वो देखा नहीं, मतलब आपने तो वो प्लान सोचा ही नहीं, लेकिन आपके पास तो बीपीएससी भी था, बीपीएससी था, अगर उसको आप कंसिडर करोगे तो वो इंजीनियरिंग भी करता, था, एआई वगैरह चलेगा, वरना वापस तगड़ा चला होता है। जाता। हाँ जी। तो कुल मिला के ये है कि इससे आप एक सीख ये ले सकते हो कि आप अपनी स्टडी को भी इतना बढ़िया करो कि बाई चांस यूपीएससी नहीं भी होता है। सर ने अभी भी बोला, दोबारा से हम फिर भी बोल रहे हैं कि यूपीएससी सिर्फ एग्जाम है, अगर नहीं भी होता है तो प्लान बी के लिए या बाद बाकी फाइनेंसिस के लिए आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। आप नोट्स बनाते थे या डिजिटल नोट्स? मैं अपने नोट्स बनाता था, बट बहुत सारे टॉपर्स से मैंने उनकी नोट्स को कॉपी भी किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो नोट्स आपके फिजिकल थे या डिजिटल थे, कॉपी पे? अच्छा अच्छा, मैं ज्यादातर फिजिकल नोट्स पे। डिजिटल पे भरोसा? यार डिजिटल पे यार भरोसा, एज इन मैं तो मतलब मेरे को ना थोड़ा सा पढ़ने में पेपर का टच जो रहता है वो ज्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए एग्जाम में हमारा टच वाला टच वाला ही है, इसीलिए वो उंगली टेढ़ी। हाँ, उंगली टेढ़ी होने वाले। है ना? और दूसरा, टफ टाइम जब आपका आता था तो स्ट्रेस को कैसे रिलीज करते थे आप? जो ईश्वर स्ट्रेस, भक्ति जितना भी हो सके, वो तो हमने डिस्कस कर बस मैंने उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं यूट्यूब वगैरह आप देखते थे? किया। यूट्यूब देखता था, हाँ जी। कोई फेवरेट टीचर? ऐसा कोई फेवरेट टीचर यूपीएससी वगैरह में? कभी नहीं, मैंने किसी को ऐसा विशेष कभी फॉलो ऐसा सच नहीं अगर किया। किसी स्टूडेंट को फॉलो करना हो कोई यूट्यूब चैनल या कोई यूट्यूब टीचर तो कौन होगा यूट्यूब पर? जिसमें भी आपको मन रमे, जिसके साथ आपको ऐसा लगे कि मेरी वाइब मैच कर रही हो, उसको ही आप फॉलो करो। मैं किसी का नाम ले लूंगा तो वो सही नहीं रहेगा, बट हाँ, अगर आप किसी को मानते हो दिल से, वो आपको लगे कि आपके संघर्ष में साथ दे सकता है, तो जरूर आप उनको मानो। कोई फेवरेट कोट या मंत्र ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। Consistency. कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ठीक है। एंड इमोशनल मूवमेंट पूरी जर्नी का? आई थिंक रिजल्ट का जो दिन था वो बहुत इमोशनल था, बिफोर द रिजल्ट एंड आफ्टर द रिजल्ट। बिफोर द रिजल्ट मतलब जब वो पीडीएफ आई भी तो 20 मिनट तक मेरे हाथ कांपते रहे, मेरे को लगा कि अब खोल ये के सबके देखना साथ है। होता है हाँ क्या? हाँ, सबके साथ रहता है। एंड जब पेरेंट्स के साथ शेयर किया तो एक स्ट्रगल हमारी लंबी चली थी, तो मम्मी पापा दोनों ही रोने लग गए, तो एक आपके उसके रैंक के हिसाब से कौन सी सर्विस मिल जाएगी आपको? IRS IT होपफुली।
आईटी, फिर IT तो आपका जॉनरा मिल गया। जो पहले पढ़ के आए थे वो मिल गया। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अगर कोई एक सलाह देनी होगी तो वो एक सलाह क्या होगी? बी मेंस रेडी बिफोर गोइंग फॉर प्रीलिम्स। समझ रहे हो? मेंस पहले तैयार हो जाना चाहिए, वरना एक साल बर्बाद करने को फिर बिल्कुल तैयार हो बिल्कुल जाओ। बिल्कुल। और विशियस साइकिल है, फंसते जाओगे हमेशा। एक मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें एक बंदा आता है जो टॉप कर जाता है बस जय माता दी एंड टिक मार्क करके। तो प्रीलिम्स अगर आप चले गए और आपकी किस्मत बहुत किस्मत के आप धनी हो और आपने सही से टिक मार्क दिया तो आपको हो सकता है आप क्लियर कर जाओगे, बट वो 80-90 दिन में आप फिर वो मेंस मैनेज नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले मेंस के ऊपर फोकस एंड देन ओनली सिट फॉर प्री। आपका यूपीएससी में फेवरेट कोई सब्जेक्ट एक चुनना हो तो जिसको सबसे पहले पढ़ने का मन करता है हमेशा, इतने कभी सालों बोर के नहीं होते? बाद ना कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब न्यूज़पेपर तक पढ़ने का मन नहीं करता है, बट ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी मेरे को पसंद है, मैं आज भी पढ़ सकता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी? हाँ जी, इंडियन travelling, ज्योग्राफी आपका tourism। ऑप्शनल है ना? हाँ जी हाँ जी, तो मेरे को है उसमें और interest। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनको एक सलाह देना चाहेंगे, सर भी दे देंगे, कि जियोमॉर्फोलॉजी का वेटेज 20 से 25% ही रहता है, 30% रहता है। 50% टीचर पढ़ाते भी हैं, आप टाइम भी दोगे 50-60%, उतना मत देना। हाँ। जितना वेटेज है उतना ही वैल्यू देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कोई सिलेबस advice? बहुत ज्यादा है। वो मतलब ऐसा समझो कि वो आज तक कभी किसी का फिनिश नहीं होने वाला है। आप मल्टीपल रिविजन्स तो छोड़ दो, एक बार ही हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए जियोमॉर्फोलॉजी पे बहुत ज्यादा नहीं फंसना है। एक बड़ी अच्छी बुक है के सिद्धार्था सर की, ज्योग्राफी विथ मैप्स, वो जरूर आप पढ़ो, क्योंकि उससे आपके मैप वर्क भी इंप्रूव होंगे एंड आपको जीके में भी थोड़ा सा, मतलब जीएस वाले जो पेपर है आपके प्रीलिम्स में, उसमें भी फायदा होगा। अच्छी बुक है। उसको हमने करीब शायद 2021 के आसपास, 20 के आसपास हमने उसको रिकमेंड किया था। काफी शानदार बुक है, क्योंकि जब हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। तो रैपिड राउंड के सर क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। Finally. आपने स्ट्रिक्ट एकदम आंसर दिया, बहुत ज्यादा सोचा विचारा नहीं। और होपफुली इंटरव्यू काफी, पॉडकास्ट काफी अच्छा चला गया, और मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत मजा तो अरे आया बिल्कुल होगा। बिल्कुल बोर बिल्कुल। तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप, बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थैंक यू सो अपना मच समय दिया। बहुत बहुत एंड धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, मतलब जो कोई क्वेश्चन छूट गया हो, आगे हम उसको कवर कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरी चीज़, हमारी वेबसाइट है, अगर आप उसको विजिट करोगे तो जितना स्टडी मटेरियल है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हो वहाँ से। केजीएम स्टडी नाम है उसका, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर का इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब तो सब चलाते हैं, पहले नहीं चलाते है ना। अगर आपको और कोई पॉडकास्ट देखना हो तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट है, आप इसको चेकआउट कर लेना। बाद बाकी की सारी वीडियोस चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय